नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का चैप्टर 6, सेकेंड बुक का पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर 6 का यह चैप्टर नागरिकता के बारे में। तो दोस्तों इसका पहला पार्ट भी अपलोड हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा इस वीडियो का पहला पार्ट जरूर देख लें। यह पार्ट 2 है या दूसरा पार्ट है उस वीडियो का। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नागरिक तथा राष्ट्र। दोस्तों राष्ट्र की सीमाएं एक नई संस्कृति, भाषा तथा साझा इतिहास को परिभाषित करती है। ठीक है, राष्ट्र का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि राष्ट्र का सिर्फ बॉर्डर है। ठीक है, सिर्फ बॉर्डर है, किनारे किनारे यही इतना दूर हमारा राष्ट्र है, ऐसा नहीं है। राष्ट्र की सीमाएं सिर्फ बॉर्डर को परिभाषित नहीं करती है। राष्ट्र की सीमाएं नई संस्कृति, भाषा तथा साझा इतिहास को परिभाषित करती है। यानी आप इधर पाकिस्तान में देखिएगा तो वहाँ दूसरा संस्कृति, दूसरा भाषा, ठीक है, बहुत सारी दूसरे उर्दू में भाषा मिल जाएंगे, बहुत सारी। इधर बॉर्डर पर देखिएगा तो आपको नया संस्कृति मिलेगी, चाइनीज। इधर देखिएगा तो नेपाली मिलेगी। तो हर जगह आपको अलग अलग क्या होता है, हर देश की सीमा सिर्फ सीमा नहीं रहती है, उसके अलावा क्या होता है, उनको अलग अलग भाषा भी मिलते हैं, हमें संस्कृति भी अलग अलग होती है और साझा इतिहास भी अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों जैसे हर राष्ट्र को एक झंडा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रगान आदि के द्वारा राष्ट्र की परिभाषा की जाती है। ठीक है, जैसे भारत का झंडा तिरंगा, चाइना का भी झंडा अलग है, पाकिस्तान का भी झंडा अलग है, नेपाल का भी झंडा अलग है, श्रीलंका का भी झंडा अलग है और सभी के अपने अपने राष्ट्रगान है, अपने अपने राष्ट्रभाषा है। तो हर राष्ट्र को सिर्फ बॉर्डर परिभाषित नहीं करता है, राष्ट्र को झंडा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रगान आदि भी परिभाषित करता है। ठीक है, उनका अलग अलग अपने अपने संस्कृति होती है, वो संस्कृति भी अलग अलग राष्ट्र को परिभाषित करते हैं। ठीक है, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, इन सभी चीज़ों को मिलाकर राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र की परिभाषा की जा सकती है। ज़्यादातर देश कई धर्मों, भाषाओं तथा संस्कृतियों को नागरिक के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा भारत को देखिए, यहाँ आपको 100 से अधिक भाषा मिल जाएगी, भाषाएं, और धर्म भी बहुत सारे हैं, सभी धर्मों को समाहित करता है हमारा भारत। और संस्कृतियों भी बहुत सारा है, हर जगह आपको अलग अलग संस्कृति मिलेगी। गुजरात का अलग संस्कृति, बिहार का अलग संस्कृति, जयपुर का अलग संस्कृति, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, सभी जगह का अलग अलग संस्कृति अपनी है। ठीक है, तो ऐसा कई देश ऐसा खुद को समाहित करते हैं, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत सारे। और कुछ देश ऐसे भी हैं जो नहीं करते इतने समाहित। तो दोस्तों फ्रांस उत्तर अफ्रीका के लोगों को भी नागरिकता देता है। यानी आप दोस्तों यहाँ पर फ्रांस के बारे में बताया गया है कि फ्रांस सिर्फ यूरोप वाले लोगों को नहीं देता है। फ्रांस यूरोप में है तो यूरोप वालों को सिर्फ नागरिकता नहीं देता है, बल्कि अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका वाले लोगों को भी नागरिकता देता है। और उसका कहना यही है कि फ्रांसीसी भाषा व संस्कृति को अपना ले और अपने निजी जीवन में अपने निजी आस्थाओं को, संस्कृति को भी मान रख सकते हैं। यानी आपको यहाँ फ्रांस क्या करता है कि अफ्रीका के लोगों को भी क्या करता है, नागरिकता देता है। और उसका यह करना है कि आप फ्रांसीसी भाषा को अपना लीजिए बदले में और फ्रांस के संस्कृति को अपना लीजिए, तो आपको फ्रांस की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अपने निजी जीवन में, अपने घर में, अपने निजी जीवन में आप अपना संस्कृति और अपना भगवान, अपना आस्था को भी बनाए रख सकते हैं, ऐसा फ्रांस का कहना है नागरिकता के प्रति। तो दोस्तों भारतीय नागरिकता। तो दोस्तों भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, और इन चुनौतियों का आप क्लास 12 में पढ़ेंगे कि क्या क्या चुनौती थी और क्या क्या नहीं थी। दोस्तों आपको एक काम करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि उन चुनौतियों का हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर इस किताब के बाद हम वही चुनौतियों को पढ़ेंगे, वही किताब को पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास 11 का यह बुक ख़त्म होने के बाद वही हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों भारतीय नागरिकता। तो दोस्तों आप देखेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के अलावा पाकिस्तान भी बना। ठीक है, जब बंटवारा हुआ तो दोस्तों भारत जब आज़ाद हुआ तो ऐसे में भारत में क्या था कि बहुत सारे संस्कृति थी। यहाँ हर कुछ दूरी पर एक अलग संस्कृति, एक अलग समुदाय, एक अलग भाषा, एक अलग धर्म तो कुछ ही है, जैसे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म भी हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या था
अलग अलग जात थे, अलग अलग लोग थे। तो ऐसे में था अंडमान निकोबार, इधर दूर दराज बहुत दूर दूर लोग थे। तो ऐसे में सभी को क्या है, नागरिकता कैसे दिया गया, भारत पर इसी बात को लेकर विचार हुआ कि नागरिकता किनको दी जाए या किनको ना दी जाए। तो दोस्तों भारत जब आज़ाद हुआ तो ये बहस हुई थी कि किन लोगों को नागरिकता दी जाए, क्योंकि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, कास्ट, समुदाय, संस्कृति, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें थी जिनको नागरिकता के रूप में कैसे दिया जाए। तो भारत ने दोस्तों यह डिसीजन लिया कि भारत में सभी लोगों को जो जहाँ है, जिस भाषा बोलते, जो भी भाषा बोलते, जो भी संस्कृति उनकी है, सभी को भारत की नागरिकता दी जाए जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, भारत में आते हैं। ठीक है, तो सभी को भारत की नागरिकता दी गई और ये बहुत ही शानदार कदम था दोस्तों, क्योंकि अलग अलग भाषा होने के बावजूद सभी को इस देश की नागरिकता दी गई। अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, अलग अलग संस्कृति होने के बावजूद सभी को इस देश की नागरिकता प्रदान कर दी गई। ठीक है, कि वो सभी भारतीय हैं। तो दोस्तों यही है, भारत लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, सुदूरवर्ती समुदायों और कई को समान नागरिकता प्रदान की गई। ठीक है, जो बहुत दूर दूर थे, अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह पर थे, पिछड़े हुए लोग थे, बहुत दूर दूर थे, उनको भी भारत की नागरिकता दी गई। और जो अनुसूचित जाति के लोग थे, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उनको भी दिए गए, महिलाओं को भी दी गई भारतीय की नागरिकता, भारत की। तो दोस्तों वंश परंपरा, देशीकरण, पंजीकरण, भारत में जन्म और किसी क्षेत्र को राज्य में शामिल करने से भारत की नागरिकता मिल जाती है। यानी वंश अगर आपका है, शुरू से यहाँ आपके दादा दादी रहते थे, आपके मम्मी पापा है, तो आपको यहाँ की नागरिकता ऑलरेडी मिल जाएगी। देशीकरण यानी आपको पहले बताया मैंने कि किसी दूसरे देश के अगर एरिया भारत में मिल जाती है तो उसको ऑलरेडी भारत की नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण करने से। ठीक है, भारत में आपका जन्म हुआ तो इससे भी आपको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। किसी क्षेत्र को राज्य में शामिल करने से, ठीक है, अगर कोई दूसरा देश है उसको थोड़ा सा अगर राज्य में अपने देश में शामिल कर लिया तो उस अधिकार क्षेत्र में जितने भी लोग आते हैं सभी को भारत की नागरिकता मिल जाती है। दोस्तों सार्वभौम नागरिकता यानी सभी को नागरिकता होनी चाहिए विश्व में जितने भी हैं। तो दोस्तों शरणार्थी और अप्रवासी को तो आप जानते ही होंगे। शरणार्थी और अप्रवासी अपने देश से बॉर्डर पार करके चोरी छिपे घुस जाते हैं, युद्ध के दौरान घुस जाते हैं। अगर उनके देश में दोस्तों अगर यह कोई देश है और उस देश में अगर युद्ध हो रही है तो इस देश से निकल कर वो अपने पड़ोसी देश की ओर भागने लगते हैं और वो दूसरे पड़ोसी देश में क्या करते हैं, घुस जाते हैं। और अगर वो पड़ोसी देश उनको अपना शरण ना दे, अगर वो पड़ोसी देश उनको नागरिकता ना दे, ठीक है, कौन कौन सी स्थिति में घुसते हैं, युद्ध के दौरान अगर उनके देश पर युद्ध हो रहा है तब, उनका देश में भूखमरी आन पड़ी है तब, कोई विशेष संकट आन पड़ा है तब वो अपने देश छोड़ के बगल वाले देश में या किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ नागरिकता जब तक उनको नहीं मिल जाती है तब तक वो शरणार्थी के रूप में रहते हैं, टेंट तंबू ये सब गाड़ करके। ठीक है, उस देश में जैसे भारत में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर कोई देश उन्हें नागरिकता ना दे, अगर वो किसी बगल वाले देश में जाते हैं अपने देश को छोड़कर, ठीक है, अपने देश को छोड़कर अगर वो बगल वाले देश में जाते हैं, जैसे भारत छोड़कर कोई पाकिस्तान जाते हैं, अगर पाकिस्तान उनको नागरिकता नहीं देता है तो वो उस स्थिति में वहाँ टेंट तंबू गाड़ कर बड़े रहते हैं और या पाकिस्तान के लोग या कहीं के भी लोग हों, अगर वो इस देश में आते हैं और भारत उनको नागरिकता नहीं देता है तो इस स्थिति में वे टेंट तंबू गाड़ के इंतजार करते रहते हैं और वो क्या कहलाते हैं, शरणार्थी कहलाते हैं, क्योंकि वो ना तो उस देश के हैं जहाँ पहले थे और ना इस देश की उनको नागरिकता मिली है, ना इस देश के वे नागरिक बने अभी, इसलिए ना वो यहाँ के हैं, ऐसे में वो शरणार्थी हैं। तो दोस्तों इनका अपना देश नहीं होता है, ये दूसरे देश में टेंट तंबू लगा के रहते हैं, उन्हें कानूनी अधिकार नहीं मिलते, क्योंकि कानूनी अधिकार केवल नागरिक को मिलते हैं। और नागरिक कौन है, जिनको नागरिकता प्राप्त है अपने देश की। जैसे भारत में हम लोग रहते हैं तो भारत के हम लोग हैं तो हमें भारतीय नागरिकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, भारत के सच्चे नागरिक है, अपने नागरिक है, अपने देश के अपने आदमी है, किसी विदेश कोई विदेशी नहीं है। दोस्तों भारत अतिथि देवो भव पर विश्वास करता है, यानी विदेशियों को मानता है, अतिथियों को स्वागत करता है। लेकिन दोस्तों भारत में अनेक पड़ोसियों का आगमन हुआ है, ठीक है, इस
1959 में दलाई लामा जो चीन से आए थे, वह अनुयायियों को आश्रय दिया गया है। जो तिब्बत से आए थे, ठीक है, उनको भारत ने क्या किया है, आश्रय दिया। तो दोस्तों आपने शरणार्थियों को समझ लिया होगा, जो किसी दूसरे देश को छोड़ करके हमारे देश में आते हैं और हमारे देश की उससे नागरिकता नहीं मिलती है, वो टेंट तंबू गाड़ कर रहते हैं, तो इसे ही नागरिकता इसे ही क्या बोलते हैं, अगर इनको नागरिकता नहीं मिलती है तो शरणार्थी कहलाते हैं। और आजकल दोस्तों शरणार्थियों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है पूरी दुनिया में, तो ये बहुत ही खराब बातें हो रही है। लोगों को अपने देश नहीं छोड़ने चाहिए। इसी से आप समझ लीजिए दोस्तों कि नागरिकता कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नागरिकता नहीं मिलेगी तो आपको भी ऐसे ही टेंट तंबू गाड़ कर किसी दूसरे देश में रहना पड़ेगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आपके पास नागरिकता है तो आप जैसे जी रहे हैं, कितना शानदार जिंदगी जी रहे हैं, खुद ही अनुमान लगा लीजिए। तो दोस्तों आज पूरी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, एक दूसरे से पूरी दुनिया, आज की दुनिया कनेक्टेड है। आज के हर एक देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक राज्य एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, हर लोग आज की दुनिया में एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे आपका कोई दोस्त होगा, जो आप अगर इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब चलाते हैं और आप दोस्ती करते हैं इंटरनेट पर, तो किसी विदेशी से भी आप दोस्ती कर सकते हैं। इस वजह से आप पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज हर बहुत सारे लोगों का विदेशी भी दोस्त है, विदेशी लोगों से संपर्क है, और टीवी, मोबाइल और अन्य चीज़ों के द्वारा, नेट के द्वारा आज संपूर्ण विश्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों विश्व के लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। यानी आप देखते हैं कि कहीं तूफान आता है, कोई ए देश में तूफान आया तो बी देश वाला उनको क्या करता है, सांत्वना देता है कि आपका तूफान आया है, नुकसान हुआ है, आपको मैं मदद कर सकता हूँ, आप और मदद भी करता है। कोई सी देश में अगर तूफान आया तो कोई एक देश वाला क्या करता है, मदद करता है, उनके लिए दुआएं की जाती है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो आज पूरा दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, भावनात्मक रूप से भी जुड़ी हुई है। एक दूसरे के दुख सुख को लोग समझ रहे हैं दूर दूर से, टीवी में, इंटरनेट ये सब पर देख करके, और एक दूसरे का दुख में शामिल भी हो रहे हैं उसके जरिए, इंटरनेट के माध्यम से। तो दोस्तों कई सारे ऐसे मसले हैं जो पूरे विश्व में, जो कोई देश अकेले हल नहीं कर सकता। पूरे विश्व में कई सारे ऐसे मसले हैं जो कोई एक देश अकेले हल नहीं कर सकता, उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकता। जैसे दोस्तों पर्यावरण की बात कर ली जाए, अगर भारत तो पर्यावरण पर बहुत सारे कदम उठा रहा है, अब बिहार में देखिए जल जीवन हरियाली वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें निकल रही है, लेकिन बिहार में या भारत में पूरा हरियाली हो जाने से क्या पूरा विश्व में हरियाली हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। इसके लिए पूरा दुनिया का हर एक देश को इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, ताकि दुनिया का हर एक कोने में हरियाली होगी, तब जाकर के ग्लोबल वार्मिंग ये सबसे बचा जा सकता है। वहीं जलवायु परिवर्तन से, तो इसके लिए भी लोगों को, पूरे दुनिया वाले को क्या करना चाहिए, इसके लिए भी कड़े कदम उठाने चाहिए। सिर्फ एक देश के कड़े कदम उठाने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उस देश का स्थिति कुछ हद तक सही रहेगी। तो दोस्तों आतंकवाद पूरे दुनिया के लिए खतरनाक है, खाली भारत के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। तो इसके लिए पूरी दुनिया को ही लड़ना पड़ेगा। शरणार्थी का मुद्दा मैंने बताया कि अभी बढ़ता ही जा रहा है, और ये बहुत ही खराब बातें हो रही है कि शरणार्थियों लोग अपने अपने देश छोड़ कर दूसरे देश का बोझ बन रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, और वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लोगों को जो अपने देश में है उन्हें अपने ही देश में रहना चाहिए। ठीक है, और शरणार्थी का मुद्दा भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही खराब हो रहा है ये पूरी दुनिया के लिए। ऐसा मेरा कहना है, और यह सिर्फ मेरे विचार हैं। तो दोस्तों ऐसा होना नहीं चाहिए शरणार्थियों के प्रति। शरणार्थी को अपने देश में रहना चाहिए। पूरी दुनिया के लोगों को उसके ही देश में कुछ सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, ताकि उन्हें अपना देश छोड़कर दूसरा देश ना जाना पड़े। उनको मदद करनी चाहिए उन्हीं के देश में। तो दोस्तों ये सब मुद्दे हैं जो कोई एक देश हल नहीं कर सकता, इसके लिए पूरे विश्व को एक होना पड़ेगा। और इसलिए इन्हीं चीज़ों को लेकर के विश्व नागरिकता की बात चल रही है कि लोग पूरी दुनिया में एक ऐसी नागरिकता होनी चाहिए जो पूरे विश्व के लिए हो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अंत तक देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और दोस्तों में यह वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।